आज क्या पढ़ना है वो? रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन नहीं बोल सकते हो आप, कंपैरिजन बोलिए यहां पर, कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्थिर वैद्युत बल के बीच तुलना, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। तो एक साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इधर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब देखिए बीच में खड़ी पाई दे देते हैं, तुलना करना है तो दीवार एकदम बॉर्डर, दो लोगों के बीच में तुलना करना है। इस चीज़ को बहुत इजीली थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा बात तो किए थे कल, लेकिन आज इसको थोड़ा सा इजीली समझते हैं, बिल्कुल याद हो जाएगा आप लोगों को। ऐसे समझिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, ये दो मौसियाँ हैं, एक बड़ी मौसी है, एक छोटी मौसी है। समझ में आ रहा बात? बड़ी मौसी का शादी कहाँ पर हो गया? इंग्लैंड में, ठीक है। ये इंग्लिश मैन के साथ शादी कर ली, इंग्लैंड, ठीक है। और छोटी मौसी का शादी हो गया फ्रांस में, ठीक है। कहाँ पर शादी हो गया? फ्रांस में। और ये जब शादी हो गया तो ये आगे चल करके मम्मी बनी न्यूटन की, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी मम्मी बनी? न्यूटन की। चलिए न्यूटन साहब का अवतरण हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ? कूलॉम साहब आए, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो छोटी मौसी थी उनका बच्चा का नाम क्या पड़ा? कूलॉम, फ्रांसीसी था, फ्रांस का रहने वाला था। और ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बड़ी वाली मौसी थी, इनका शादी कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, न्यूटन साहब आए, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम लोग कि न्यूटन ने क्या बतलाया, ग्रेविटेशनल फोर्स का इंट्रोडक्शन किस प्रकार से दिया। देखिए इसने बोला कि देखिए दो मास ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, दो मास ऑफ पार्टिकल्स, दो पार्टिकल हैं जिनका मास क्या है? m1 एंड m2 है। समझ में आ रही बात? और ये दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं? r डिस्टेंस पर है। इनके सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ये जो मास है m1, इसके सेंटर से, और m2 के सेंटर से डिस्टेंस जो है वो क्या है? r। तो न्यूटन ने बोला था कि देखिए यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को एक फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रहा बात? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ तो यही ना था कि यूनिवर्स के सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो न्यूटन ने बोला था कि जब दो पार्टिकल्स होंगे और उनका मास होगा तो क्या होगा? उनके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अच्छा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब इनके मास का क्या होगा? द्रव्यमानों का क्या होगा? गुणनफल के समानुपाती। यहां से इक्वेशन फर्स्ट मिल गया हमको, ठीक है। उसके बाद बोला कि स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा, जो डिस्टेंस है इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का, इसके स्क्वायर का क्या होगा? रेसिप्रोकल, मतलब एफ जी ग्रेविटेशनल रेसिप्रोकल होगा किसके? आर स्क्वायर के। इक्वेशन सेकेंड। नाउ कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग कंबाइन करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में कंबाइन होंगे तो क्या देंगे? आउटपुट तो इसका क्या निकलेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ही निकलेगा। तो एफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स एफ जी इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां जी हमारा क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट, ठीक है, जिसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू होता है 6.6721 जी का वैल्यू इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये न्यूटन के द्वारा बतलाया गया कि दो मासेज होंगे, ठीक है, दो मासेज होंगे, दो मास के पार्टिकल्स होंगे, तो उनके बीच में अगर कोई फोर्स लगेगा तो वो कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये दोनों मौसेरे भाई हैं, न्यूटन और कूलम, ठीक है। अब इसने क्या बताया? कूलम ने बोला कि देख भाई, तू पहले आया था, तूने अपना नियम दे दिया कि दो गो मास ऑफ पार्टिकल रहेगा अलग अलग, तो उसके बीच में कूलम फोर्स लगेगा। अगर मास होगा तो क्या लगेगा? सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है, मास रहेगा तब। लेकिन अगर दो पार्टिकल्स हैं, उनके पास मास है और चार्ज दोनों है, मास भी है और चार्ज भी है, तो फिर कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। समझते हैं इसको कैसे? दो पार्टिकल्स हैं, m1 और m2 मास के, m1 और m2 मास के पार्टिकल हैं, ठीक है, कण है, इनके ऊपर चार्ज है q1 एंड q2, ठीक है। तो उसने बोला, कूलम ने बोला कि देख, इसके बीच में डिस्टेंस भी r रहेगा, ठीक है, लेकिन इसके बीच में चार्ज अगर आ गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। कोई दिक्कत? इक्वेशन फर्स्ट आया अपना। और F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज रेसिप्रोकल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? नाउ कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो क्या है कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा? K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज परमिटिविटी कांस्टेंट। K क्या है? परमिटिविटी कांस्टेंट। क्लियर है? K का वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए बात वही है, सेम है, चोर चोर मौसेरे भाई दोनों है। समझ में आ रहा बात ना? मौसेरे भाई है। इसने यहां पर क्या लिया? मास लिया था। मास लिया तो क्या लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। दो पार्टिकल्स ही हैं, दो कण ही यहां पर लिए गए हैं, लेकिन दोनों पार्टिकल्स का क्या है? मास है सिर्फ। तो m1 m2 है तो क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कौन बोला? न्यूटन बोला, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या हुआ कि देखो, दो पार्टिकल्स लिए गए, इनका मास भी m1 m2 है, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर चार्ज क्या है? Q1 Q2 है। क्लियर होना चाहिए? Q1 और Q2 क्या है? चार्ज है। तो अब यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ना लग करके क्या लगने लगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी चार्ज रहेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। अब समझिए यहां पर कि बात क्या हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो इनके चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। और रेसिप्रोकल होगा डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन, सॉरी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। कंबाइन करने पर हमें क्या मिला? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो परमिटिविटी कांस्टेंट आता है। परमिटिविटी कांस्टेंट के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। दो टाइप का होता है, रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट और एब्सोल्यूट परमिटिविटी कांस्टेंट। दो टाइप का आएगा। K के बारे में पढ़ना होगा। K का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है, ठीक है। उसी का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सीधा बात है, इन दोनों में कंपेरिजन ये है, मास है तो kg स्क्वायर, चार्ज है तो कूलम स्क्वायर। क्लियर है? अब आप लोगों का डाउट ये आना चाहिए कि सर मास है, इसके ऊपर चार्ज का बात कहां से आ गया? ठीक है, समझिए, यहां पे समझते हैं। एगो लड़का है, ठीक है, और क्या है? यहां पर लकड़ी है। लकड़ी मतलब दैट मीन्स लड़की, ठीक है, हाँ।
लड़की का है, लकड़ी का है लिखे हैं कहा से कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लकड़ी और लड़की में एक रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी मतलब रिलेशन है, क्योंकि क्या होता है कुछ समय के बाद, आफ्टर शादी के बाद, मतलब शादी होने के बाद लकड़ी और लड़की दोनों में घुन लग जाता है। समझ में आ रहा बात है? घुन लगने का मतलब कि वो काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल मजबूती खत्म हो जाता है बिल्कुल। वो रीजन क्या है कि शादी से पहले लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं, ठीक है, और शादी होने के बाद पता ना क्या हो जाता है उनको कि मतलब कि घुन लग जाता है, मतलब बीमार ही रहते हैं ज़्यादातर टाइम, इसलिए यहाँ पर लड़के लिखे हैं। अब समझिए यहाँ पे एक के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और एक के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा बात ना? पॉजिटिव चार्ज लड़के के ऊपर और लड़की के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग इसको ऐसा समझते हैं, लड़का और लड़की दोनों जयमाल वाला जो नहीं होता है सीट, उस पर बैठे हुए हैं, ठीक है, वहां पे बैठा दिया गया है, और दोनों को ठंडा के दिन में सोटा मारा जा रहा है पीछे से, ऐसे रुमाल से पूरा, ठीक है, सोटा मारा जा रहा है। सोटा मारना नहीं समझते थे वो क्या, तो कपड़ा लेकर के पीछे से बार बार पास में सटा करके ऐसे घुमाया जाए तो क्या होगा ना कि गर्मी जैसा महसूस होगा रगड़ के कारण। जब रब्ड होगा वहां पर तो क्या होगा, रगड़ उत्पन्न होगा, वहां पे गर्मी जैसा फील होगा, तो लड़का के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये मेथड ऑफ चार्जिंग होता है, ठीक है, बाय फ्रिक्शन। और लड़की के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों पार्टिकल थे, दोनों इंसाने हैं, एक के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज, एक के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दो मास ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उनके ऊपर क्या आ सकता है, प्लस चार्ज भी आ सकता है, माइनस चार्ज भी आ सकता है, जैसे ऐसे समझते हैं, ठीक है। एक ग्लास को ले लिया जाए, ठीक है, एक ग्लास रॉड को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक वुलन क्लॉथ्स को ले लेते हैं, ठीक है, क्या चीज, वुलन क्लॉथ्स और एक ग्लास रॉड को लेकर के आपस में रगड़ करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि वुलन जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वुलन क्लॉथ्स पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बार बार वुलन क्लॉथ्स को अगर रगड़ करते हैं ग्लास रॉड के साथ तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिविटी का मतलब वहां पर चार्जिंग ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे से, वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है। बार बार रब्ड होने की वजह से, रगड़ होने की वजह से वो क्या होते हैं, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा, देखिए। तो वही बोला था कूलम, क्या बोला था कि देखो दो मास ऑफ पार्टिकल हैं m1 m2, ठीक है, अगर इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा तो तुम्हारा ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं करेगा। यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। दोनों में रिलेशन समझ में आ गया कि क्या अंतर है। यहां पर m1 m2 मास, दो पार्टिकल्स हैं, इनके सिर्फ मास रहेंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दो पार्टिकल हैं, अगर इनके पास मास m1 m2 है और चार्ज भी आ गया इसके ऊपर q1 q2, तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहां पर बिल्कुल ही कम वैल्यू देने लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लिख लो, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और कहां कहां पर इसको फील किया जा सकता है, ठीक है, या स्टडी किया जा सकता है, समझ में आ रहा बात ना। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स between two static charges, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्जेस। ठीक है, देखिए
क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और बहुत सारे जगह पर स्टडी किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस हैं स्टैटिक बिल्कुल, Q1 एंड Q2, ठीक है, और ये r डिस्टेंस पर हैं, तो बोला ही है कौन, कूलम्ब फोर्स इसके बीच में एक्ट करेगा। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज ऑल्सो स्टडीड इन इलेक्ट्रोफ्लोटिंग, ठीक है, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ठीक है, एंड थंडरिंग ऑफ लाइट, थंडरिंग ऑफ लाइट। और एक कॉमा देकर लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफील्डिंग, ठीक है। क्या किया जाता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और भी बहुत जगह पर स्टडी कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफ्लोटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोफ्लोटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन का जहां पर फ्लो हो रहा है सर्किट में या रेस्ट में है, वहां पे इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में है फिर भी हम लोग वहां पे स्टडी कर सकते हैं, या किसी मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पे भी कर सकते हैं इसको स्टडी। चार्जिंग, जैसे मोबाइल फोन हम लोग चार्ज करते हैं, वहां पे भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। आप लोग देखते हो चार्जर पिन जो होता है ना, वहां पे करंट नहीं महसूस होता है, करंट का झटका नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी अगर मान लीजिए कैसे टच भी करते हैं ना ये, तो क्या होता है कि चार्जिंग से करंट नहीं कभी फील होता, और उतना अगर झटका लगे अभी थोड़ा सा करंट फील भी होगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगा, ठीक है, हाई वोल्टेज करंट फील नहीं होगा। डिस्चार्जिंग, अगर हम फोन की बैटरी चार्ज किए हो आप, बैटरी का चार्ज होना, चार्जिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। डिस्चार्जिंग भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। समझ में आ रहा बात ना, कि फोन की जैसे ही फोन हम अपना यूज करते हैं सेल फोन, और वो क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टडी है। एंड थंडरिंग ऑफ लाइट, जैसे जब थंडरिंग होता है तो क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि लाइट पहले आता है, ठीक है, और उसके बाद हमें क्या सुनाई देता है, साउंड सुनाई देता है उसका, वहाँ पे भी हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही देखते हैं। इलेक्ट्रोफील्डिंग मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के हेल्प से ही करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है हम लोग के पास स्प्रेइंग ऑफ पेंट, स्प्रेइंग ऑफ पेंट, ठीक है। पेंट को जब स्प्रे किया जाता है, जब क्या होता है, स्प्रेइंग मशीन से हम लोग देखते हैं कि जो मेटल सरफेस होता है, आयरन, खास करके आयरन के जो सरफेस होते हैं उनको पेंट किया जाता है स्प्रे के थ्रू, ठीक है। जब स्प्रे किया जाता है तो क्या हो जाता है, चार्ज होकर के मेटल सरफेस से जाकर के पेंट क्या हो जाता है, चिपक जाता है। वहां पे क्या काम कर रहा है, एप्लीकेशन आ रहा है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। उसको चार्ज कर दिया जाता है, किसको, पेंट को, और जाकर के किस पे चढ़ जाता है, किस पे चिपक जाता है, तो वो है मेटल सरफेस पर। तो जितने भी मेटल सरफेस को हम लोग पेंट करते हैं, जैसे ये आयरन, ये क्या हो गया, गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, में आयरन का सरफेस हो गया, आयरन मेटल हो गया, उसको जब पेंट करते हैं हम लोग, जैसे घर की दीवारें हो गई, दीवारों में आप जो गेट लगा रहता है, समझ में आ रहा बात ना, तो गेट को जब आप स्प्रे करते हैं, पेंट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया फोटोकॉपियर मशीन, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, इन फोटोकॉपियर मशीन, इन फोटोकॉपियर मशीन,
ठीक है। जब फोटोकॉपी की मशीन पे आप देखते होंगे, जब फोटोकॉपी पेज को जब हम लोग को जीरोक्स करना रहता है तो ऐसे पेज को रखते हैं और नीचे से एक लाइनिंग पार होता है लाइट की। आप कभी ध्यान से देखिएगा, फोटोकॉपी कराइए नहीं जाइएगा तो ऐसे जैसे ही पेज रखा जाएगा तो नीचे से क्या होता है, एक लाइनिंग सा पार होता है, और वो क्या होता है, जैसे ही लाइनिंग पार होगा वैसा ही हूबहू एज इट एज प्रिंट करके दूसरे पेज पर वो उसका जीरोक्स कॉपी निकाल देता है। ठीक है, वहां पे भी क्या हो रहा है, चार्जिंग ही हो रहा है। जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं या फिगर है या कोई भी चीज वहां पे लिखा हुआ है, पेज पर लिखा हुआ है या मैप ही है, उसको क्या करता है, वो चार्ज बॉडी की तरह लाइट में चार्ज करता है और उसको ले जाकर के वहां क्या करता है, दूसरे कॉपी पे प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो उस वर्ड्स को डिजिटली क्या करता है, वहां पर ले जाकर प्रिंट करना ही क्या कहलाता है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं इन फोटोकॉपियर मशीन। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, थर्ड पॉइंट है हमारा हेयर कलरिंग। जब हेयर को कलर किया जाता है तो जो कलर्ड पाउडर होता है ना, पाउडर, कलरिंग पाउडर जो यूज करते हैं हम लोग, उसका भी वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू ही करते हैं। चौथा है आपका इन मोटर स्टार्टर। व्हीकल्स। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है हाँ इन लाउड स्पीकर, इन लाउड स्पीकर। ठीक है,